हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना सारे। यस, आई नो कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेरा नाम बेटा शीतल शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। और मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया, एक बार शॉर्ट रिवाइज कर ले। क्या क्या कर लिया बच्चा हमने। उमंग पढ़ा, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में उमंग पढ़ा है, पुंकेसर पढ़ा है ना। उसके अलावा हमने बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्प की संरचना, और पुष्प की संरचना के बाद में हमने क्या पढ़ा है वहां पे। हमने पढ़ा लघु बीजाणु धानी क्या होता है, लघु बीजाणु धानी में किस तरह से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु फिर क्या बनाता है, पराग कण बनाता है। ठीक है, और ये जो पराग कण की संरचना में देखें तो बाहर बाह्य छोल होता है, फिर अंतः छोल होता है, अंदर की साइड उसके साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, फिर उस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे पॉइंट हमने पढ़े थे। और पराग कण जो है वो काफी ज्यादा इसेंशियल भी है, लाभदायक भी है। पराग कण से क्या बनाया जाता है बेटा, टैबलेट बनाई जाती है, सिरप बनाए जाते हैं, ये सब कुछ परागकण से बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे क्या, स्त्री केसर, बीजांडकाय और गुरु बीजाणु जनन। अगर टाइम पे कंप्लीट करते नहीं होगा कंप्लीट तो फिर आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्त्री केसर अभी तक हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा वो हमने नर भाग पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं किसका, मादा। ठीक है, तो देखिए जायांग, ठीक है, जायांग। अगर जायांग की संरचना देखी जाए तो ये क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये क्या है, अंडाशय, और ये है क्या, बीजांड। समझे, ये जायांग की संरचना है। तो देखिए कि जायांग है क्या बेटा, जायांग जो है पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जायांग क्या बताता है, जायांग बताता है पुष्प का स्त्री जनन भाग। ठीक है, क्या, जायांग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर जायांग में, ठीक है, क्या है, एक स्त्री केसर है तो वो एकांडपी, और बहु स्त्री केसर है तो वो बहुअंडपी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, एक स्त्री केसर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एकांडपी। और अगर हम लिखे बहु स्त्री केसर तो ये क्या है, बहु अंडपी। समझे, एक स्त्री केसर है, एकांडपी, बहु स्त्री केसर है, बहुअंडपी होता है। ठीक है, क्या क्या बताया है ये, जायांग। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए क्या कि जहां पर
ये एक से अधिक होते हैं, ठीक है। तो वहां अगर स्त्री केसर आपस में जुड़ा हुआ है, संगलित है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, युक्तांडपी। और वो अगर स्वतंत्र है तो हम इसको कहेंगे व्युक्तांडपी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें, चलिए डायग्राम नहीं है, मैं अपने आप बना के दिखाती हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है, अगर स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये देखो, स्त्री केसर है, ठीक है, फिर ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, युक्तांडपी, ठीक है। और अगर आपस में क्या है, ये फ्री है, ठीक है, फ्री है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, व्युक्तांडपी। समझे मेरी बात, जुड़ा है तो युक्तांडपी और अलग अलग है तो व्युक्तांडपी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी स्त्री केसर के बारे में, कि स्त्री केसर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे। अब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग है। कौन कौन से वो 3 भाग है, एक क्या है, ये वर्तिकाग्र, दूसरा क्या है, वर्तिका, और नीचे क्या है, ये अंडाशय, ठीक है। और वर्तिकाग्र क्या है, परागकणों का अवतरण मंच। तो यहाँ पर अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिका, ठीक है। ये क्या है, बार बार बता रही हूं मैं, अंडाशय, ठीक है। और ये जिस चीज के ऊपर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, पुष्पासन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये पुष्पासन है। अब यहाँ पे देखिए कि वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग है या ना, वर्तिका, ये देखिए ये पतला, जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है, ठीक है। ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, और नीचे वाला क्या है, ये वर्तिका है ना, ये इस तरीके से। और आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर ये आपका अंडाशय हो गया, ठीक है। और अंडाशय के अंदर क्या है, एक गर्भाशय गुहा, ठीक है। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, कोष्ठक, ठीक है, गर्भाशय गुहा, गुहा, ठीक है, कोष्ठक हम इसको कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अब इसी गर्भाशय गुहा में क्या है, एक अपरा नाड़ स्थित होती है, ठीक है। और अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। तो यही एक संरचना है, मान लीजिए ये अंडाशय है, ठीक है, ये वाला अंडाशय वाला भाग है। यहाँ पे मैंने एक संरचना बनाई है जिसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोल रही हूँ क्या, अपरा, ठीक है। और दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः, और यहीं पर क्या बन जाएगा, एक संरचना बन जाएगी, और
और इस संरचना को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या, बीजांड। ठीक है, दिस इज द बीजांड। अब देखिए यहां पर कि अंडाशय में बीजांडों की संख्या, ठीक है, अगर मैं गेहूं, धान और आम की बात करूं तो इसमें बीजांडों की संख्या कितनी है, 1। और मैं अगर पपीता, तरबूज और ऑर्किड की बात करूं तो इसमें क्या है, अनेक। ठीक है, देखिए यहां पर गेहूं, धान, आम। ठीक है, तो इसमें जो बीजांड है वो कितने हैं, 1। और इसके अलावा देखो पपीता, तरबूज, ऑर्किड, इसमें क्या है कि बीजांड 1 से लेकर अनेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 से अनेक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा। तो इस, ठीक है, चलिए अब देखो ये जो संरचना है आपको ये दिख रही है, ये संरचना किस चीज की है, बीजांड की। ठीक है, तो बीजांड में अब आप देखो, अगर बीजांड की संरचना बनाए हम, कंप्लीट एनसीईआरटी ही हम करेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें सारे नाम लिखें तो ये क्या है, सबसे बाहर वाला नाम देखिए क्या है यहाँ पर, अगर हम इसको देखें तो क्या है, बाह्य आवरण, सबसे बाहर वाला। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, अंतः आवरण, सारे नाम अगर इसके देखें तो ये वाला भाग क्या है, ये है बीजांड काय। ठीक है, और ये क्या है, भ्रूण कोश। समझे, ये क्या है, बीजांड, ठीक है, द्वारी सिरा। समझे, और बेटा ये वाला भाग क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, हाइलम। ठीक है, और ये वाला नीचे वाला भाग क्या है यहाँ पर, फनिकल। ठीक है, हाइलम, और फिर क्या है, ये फ्यूनिकल है। ठीक है, बात इतनी क्लियर। तो ये क्या है, ये भ्रूणकोश, हाइलम, फनिकल, ठीक है, बाह्य आवरण, अंतः आवरण, बीजांड काय, बीजांड द्वारी सिरा। ठीक है, ये तो हमने ये और ये वाला भाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ये क्या है, कैलेजल सिरा। ठीक है, कैलेजल सिरा या निभागीय सिरा। ठीक है, तो ये देखिए हमने सारे भाग बनाए हैं किसके, बीजांड के।
बात इतनी क्लियर? तो फिर से बाह्य आवरण, अंतः आवरण, कैलेजल भी बोलते हैं, चैलेजल विभागीय सिरा, ये बीजांड का है, बीजांड द्वारी सिरा, ठीक है, फनिकल, हाइलम, और दिस इज द भ्रूण कोश। बात इतनी क्लियर? ठीक है, तो ये बीजांड की संरचना है। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पर तो देखो बीजांड की काया बीजांड व्रंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में सम्मिलित रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे बीजांड व्रंत, ठीक है, तो बीजांड व्रंत अभी हमने देखा निचला वाला पार्ट है, और नाभिका बीजांड एवं बीजांड व्रंत के शीर्ष बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा, किस भाग के लिए बोला गया है? नाभिका के लिए बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो नाभिका है, नाभिका क्या कर रही है? बीजांड और बीजांड व्रंत के संधि बिंदु। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये बीजांड का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो नाभिका ने क्या करा? बीजांड एंड बीजांड व्रंत, तो ये हो गया क्या? नाभिका। ये क्या हुआ? बीजांड व्रंत, ठीक है, और ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? बीजांड, ठीक है। तो नाभिका बीजांड एवं बीजांड व्रंत के संधि बिंदु का, तो ये वाला जो जगह है इसको हम क्या बोलेंगे? संधि बिंदु, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बीजांड में एक या दो अध्यावरण, तो अभी हमने फिर पढ़ा, ऐसे ऐसे बार बार बना के देखेंगे डायग्राम। फिर यहाँ पे ये क्या है? ये अध्यावरण, ठीक है। अध्यावरण में क्या है? ये बाह्य अध्यावरण, और फिर अंतः अध्यावरण, ठीक है। तो यहाँ पर बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, जैसे इस डायग्राम में ये देखा था। तो देखिए ये वाला डायग्राम जो है ये थोड़ा सा जस्ट इसका अपोजिट किया हुआ है। ये देखिए बाह्य आवरण, और ये क्या है? ये अंतः आवरण है, ठीक है। तो यही इसी को बोला गया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बाह्य, और ये क्या है? दिस इज अंतः अध्यावरण। बात इतनी क्लियर? बाह्य अध्यावरण, और देखिए ये अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से इस तरीके से कवर करके होते हैं, इसको घेरे हुए होते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने संरचना पढ़ी या जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, वो हमने किसका पढ़ा? बीजांड का, ठीक है, कि बीजांड एक्चुअली में होता क्या है। इतनी बात क्लियर? बोलिए। चलिए आगे। अब छोटा सा ये बीजांड है, ठीक है। यहीं पर क्या है कि एक छोटी सी जगह, ये वाली जगह, समझे? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? बीजांड द्वार, ठीक है। तो इसकी वाली जगह को छोड़कर अध्यावरण जो है, ठीक है, ये अध्यावरण क्या करता है? इसको पूरे को ऐसे कवर कर लेता है, समझे? वो छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है, ठीक है। तो ये बीजांड द्वार हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया? अध्यावरण। ये क्या करता है? इसको चारों तरफ से ऐसे घेरे हुए होता है बीजांड द्वार को छोड़कर। तो एक छोटी सी जगह है जहां जो स्पेस है, बाकी सारा का सारा क्या है? बीजांड कवर है। चलिए आगे। अब इसके ठीक विपरीत निवाहक कैलेजा, ठीक है। इसके ठीक विपरीत कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? निवाहक, ठीक है। और हम इसको क्या बोलेंगे? कैलेजा, समझे? ये वाली जगह। अब आगे देखिए, बीजांड द्वारी सिली के ठीक
कलेजा हो गया, बीजांड के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इसका आधार भाग शो करता है, ठीक है। और अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है बीजांडकाय। बीजांडकाय केंद्र की कोशिकाओं पे प्रचुरता से आरक्षित, मतलब इसमें बीजांडकाय में क्या है, ये पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आहार होता है, आहार सामग्री, ठीक है। आहार सामग्री होती है कहाँ पर, बीजांडकाय में, समझे। अब देखिए, अब बीजांडकाय भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है, ठीक है। फिर से समझिए, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है, समझे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ये बनाया बीजांड, ठीक है। इस बीजांड के अंदर ये संरचना है, ये संरचना जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, भ्रूण कोश, समझे। क्या बोलते हैं हम इसको, भ्रूण कोश, या हम इसको क्या बोलेंगे, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सेल, ठीक है। और एक बीजांडकाय सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित हुआ है, समझे। तो ये जो भ्रूणकोश बना है ये किससे बना है, गुरु बीजाणु से, ठीक है। किससे मिलकर बना हुआ है, ये गुरु बीजाणु से निर्मित हुआ है। क्लियर यहाँ तक कि बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा बीजांड, ठीक है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होते हैं। या आप इसको यहाँ से ये हटा दो तो ज्यादा सही रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि जैसे नर में हमने देखा था, नर वाले भाग में लघु बीजाणु बन रहे थे, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु जो है वो किससे बनते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। इनसे क्या बनता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु, समझे। इससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बन रहे थे, यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बन रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे प्रोसेस हो रहा है ये, इसमें कि बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांडवारी क्षेत्र में विलय हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जिस तरीके से ये हमने ये डायग्राम बनाया क्या बीजांड का, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला भाग क्या है, बीजांड द्वार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बीजांड द्वार वाले क्षेत्र में ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये दिस इज बीजांड द्वार, समझे। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांडवारी क्षेत्र में, तो ये बीजांडवार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या पार्ट है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से
बीजांडकाय के, ठीक है, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बीजांडकाय। तो बीजांडकाय में क्या हो रहा है, यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ठीक है। तो ये देखिए बीजांड प्रायक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, तो यहीं पे क्या बन रहे हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड द्वार में अलग हो जाते हैं, और ये क्या है, ये एक बड़ी कोशिका है, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये क्या है, एक बड़ी कोशिका है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। और इसमें क्या है, सघन जीव द्रव्य, यहाँ पे कौन सा भाग होता है, यहाँ पे हम बना रहे हैं क्या, सघन जीव द्रव्य, ठीक है। और एक सुस्पष्ट केंद्रक, और यहीं पर हम क्या बना रहे हैं, एक क्या पार्ट होता है, केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसी में क्या है, जीव द्रव्य है और एक केंद्रक भी होता है, ठीक है। और ये कौन सी है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, कहाँ पर, बीजांड में। और इस चीज का ध्यान रखना है, कहाँ पर, बीजांड द्वारी क्षेत्र से अलग होकर क्या बन रहा है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इसमें क्या हुआ, ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें क्या हुआ, इसमें होगा क्या, अर्ध सूत्री विभाजन, ठीक है। और ये क्या है, ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 गुरु बीजाणु, ठीक है, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या है, यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे 2 नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में हमेशा क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अधिकांश, ठीक है, अधिकांश पादपों में गुरु बीजाणुओं में से, अब देखिए मेल में क्या है, चारों के चारों एक्टिव थे, लेकिन फीमेल में क्या है कि ये जो 4 हैं, और इन 4 में से क्या है, सिर्फ एक एक्टिव होता है, एक ही कार्यशील होगा, जबकि 3 जो है वो क्या होंगे, ये 3 जो है डिजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अपविकसित हो जाएंगे, ध्यान रखना, अपविकसित हो जाते हैं, ठीक है। और एक ही कार्यशील रहता है, और ये जो कार्यशील होता है यही क्या बनाता है, कि कार्यशील जो ये गुरु बीजाणु है, ये गुरु बीजाणु ही क्या बनाएगा, स्त्री युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, या हम इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश हम इसको कहते हैं। कितनी बार रिकॉर्ड हो रहा है, बोल बोल के थक गई हूँ, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए। तो इसका ये जो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये कार्यशील, ठीक है, ये कार्यशील गुरु बीजाणु ये क्या कर रहा है, स्त्री मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, भ्रूण कोश के रूप में विकसित होता है। तो ये जो ये एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का ये जो बनने का एक अकेले से ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक बीजाणु विकास,
ठीक है। तो दिस डेवलपमेंट, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये एक बीजाणु विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो अभी जो हमने पढ़ा, एक बार हम इसको सारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी मादा युग्मकोद्भिद, हमने पढ़ा भ्रूणकोश, हमने पढ़ा बीजांड का स्ट्रक्चर, बीजांड के स्ट्रक्चर में कौन कौन से भाग होते हैं, अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, अंदर क्या है, ये भ्रूणकोश है ना। ये सारे हमने पॉइंट पढ़े। और किस तरीके से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है बीजांड काय वाली जगह पे, और साथ पे कहाँ पे, जहाँ पे बीजांड द्वार होता है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। कौन सा विभाजन होता है यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आधे रह जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, यहाँ पर ये एक है। ठीक है, अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 1 से 2, 2 से कितने बने, 4 बने। इन 4 में से क्या हुआ, 3 डिजनरेट हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही विकसित होता है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो एक विकसित हुआ वही आगे जाके भ्रूणकोश को बनाता है। अब भ्रूणकोश के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं कि उसके अंदर जो केंद्रक है, ठीक है, जैसे मैं आपको ऐसा समझाती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के अंदर ये केंद्रक है। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन सा विभाजन हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, सूत्री विभाजन। ठीक है, तो 1 से कितनी बन गई, 2 बन गई। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ फिर से सूत्री विभाजन हुआ, तो अब यहाँ पे क्या बन गए, 4 बन गए। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, 2, फिर देखिए फिर से यहाँ पे सूत्री विभाजन हो रहा है, और ये टोटल कितने केंद्रक बन गए, यहाँ पे कितने केंद्रक बन गए बेटा, 8 या 8 सेल बन गए। तो ये देखिए, ये 2, 4, 8, और फिर ये किस तरीके से सेट हो जाते हैं, अगर आप इसको आगे देखेंगे तो ये ऐसे सेट होते हैं, 3 ऊपर, 2 सेंटर में, 2 नीचे, और 1 इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब सेट हो गए। तो यहाँ पर इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि जो देखिए, जो ऊपर की साइड है ये वाली कोशिका है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिव्यासांत, या हम इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। तो यहाँ पे ये वाली जो कोशिकाएं हैं इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिव्यासांत। समझे। फिर इसके बाद में क्या है, ध्रुवीय केंद्रक, ये वाला पार्ट क्या है, ध्रुवीय केंद्रक। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक सेंटर वाला है, सहायक कोशिकाएं। ध्रुवीय केंद्रक है, ये वाली कौन सी है, सहायक कोशिका, और इसी के ऊपर क्या है, अंड कोशिका। ठीक है, तो इसी के ऊपर कौन सा है ये, दिस इज अंड। बात इतनी क्लियर। और ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका। तो व्हाट इज दिस, दिस इज केंद्रीय कोशिका। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इस तरीके से कोशिकाओं का भ्रूणकोश, मादा भ्रूणकोश के अंदर अरेंजमेंट हो जाता है। ये सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये बहुत सही से है कि ये ऊपर प्रतिव्यासांत, सेंटर में ध्रुवीय केंद्रक, फिर ये केंद्रक कोशिका, सहायक कोशिका के ऊपर अंड है,
अंदर ही फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जिसको हम तंतु रूप समुच्चय भी बोलते हैं। तो अगर हम इनको एक एक करके लिखें तो हम क्या लिखेंगे? वन इज प्रतिव्यासांत, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सहाय कोशिका। तीसरा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा? अंड कोशिका। फोर्थ हम क्या लिखेंगे? ध्रुवीय केंद्रक। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? सहाय हो गया, प्रति ध्रुवीय केंद्रक, ये सारा। यहाँ पर आप जो है केंद्रीय कोशिका लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्या है, ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में कि जो गुरु बीजाणु है इसमें वही समसूत्री विभाजन हो रहा है, फिर दो केंद्र के बन रहे हैं, फिर ये दो न्यूक्लिएट हुआ जो हमने भी पढ़ा, ठीक है। दो न्यूक्लिएट के बाद में 4 न्यूक्लिएट हुआ, फिर वो 8 न्यूक्लिएट हुआ। किसके अंदर हो रहे हैं? भ्रूण कोश के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मतलब केंद्रक बनते जा रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ? मुक्त केंद्रक हुआ ना। और ये केंद्र के विभाजन से तुरंत ही कोश की भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता। मतलब ये केंद्रीय विभाजन हो रहा है तो तुरंत ऐसा नहीं कि कोशिका भित्ति बन गई, सेल वॉल, ठीक है। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट बन गए ना कोशिका भित्ति की, अब 8 जब 8 बन जाते हैं तब जाके कोशिका भित्ति बननी शुरू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे कोशिका भित्ति बननी शुरू हुई और जो विशिष्ट क्या है? मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती भ्रूण कोश के भीतर 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिर 8 बन गई और 8 में से 6 के बाहर भित्ति कोशिका आ गई। कौन कौन सी? प्रतिव्यासांत, सहाय कोशिकाएं और अंड कोशिका। किसके बाहर नहीं आई? जो ध्रुवीय है और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। और जो 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय बनते हैं ना, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं, ठीक है। तो आपने भ्रूण कोश के अंदर केंद्रक का देख लिया अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से ये हुआ, अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण होता है। अंड उपकरण क्या है? अंड उपकरण को देखें तो ये सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका के ऊपर ये अंड कोशिका, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे? इसको हम बोलते हैं क्या? अंड उपकरण या समुच्चय, ठीक है। इतनी बात क्लियर? ये क्या थी? सहाय कोशिका और ये क्या है? ये अंड, ठीक है। तो ये अंड उपकरण या समुच्चय। चलिए अब इस तरीके से 2 सहाय कोशिकाएं, ठीक है, एक अंड कोशिकाएं, ठीक है। और जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, तो जो सहाय कोशिका है ना, सहाय कोशिका के अंदर ही क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तंतु रूप समुच्चय, ठीक है। चलिए अब एक विशेष सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिका। देखिए अब जो यहाँ पे ये सहायक कोशिकाएं हैं, इसके अंदर जो ये समुच्चय कोशिकाएं हैं, ये समुच्चय कोशिकाएं क्या करती हैं कि जैसे ही यहाँ पर पराग नलिका आती है, पराग नलिका कहाँ से निकलती है? पराग कण से, ठीक है। तो ये क्या करती है? उसको सही दिशा निर्देश देती है कि पराग नलिका को किधर की साइड जाना है, ठीक है। तो इस पराग नलिका को क्या करती है? ये क्या देती है? दिशा निर्देश, ठीक है।
तो ये क्या कर देती है, दिशा निर्देश प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए अन्य जो तीन थी, हम भ्रूण कोश की संरचना पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो अन्य 3 निभागीय चेलेजल छोर पर होती है, इनको हम प्रतिव्यासांत कहते हैं। बृहद केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। कहाँ पे बेटा, सेंट्रल सेल में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक भ्रूण कोश का निर्माण हुआ, 8 न्यूक्लीकृत और 7 कोशिकीय। एग्जाम में आता है ये। अब बताइए 8 न्यूक्लीकृत कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने एक संरचना बनाई, ठीक है, तो इस संरचना में 3 ये, ठीक है, 2 ये, 1 ये, 6 और ये 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 8 न्यूक्लीकृत और साथ में 7 कोशिकीय। ठीक है, इसको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट भी बोलते हैं। देखिए 7 कैसे हुआ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 है ना, तो इनको 8 बोल दिया, 7 8। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इन 2 केंद्रक है, केंद्रक को तो 2 मान लिया बट कोशिका को 1 ही माना है, इस वजह से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट है। तो आई होप आपको बच्चों आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बताइए। हमारा फ्लो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप विद इन 60 सेकेंड किसी भी टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, हमें नए सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और हमारा वीडियो आप ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय एवरीवन।